नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत 9 बजे के इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है। कुल पंजीकृत किसानों में से रिकॉर्ड 95% से भी ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। इस साल पंजीकृत 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वालों ने किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान बेचने वाले किसानों के प्रतिशत के साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। धान खरीदी पर सरकार ने एक बुकलेट भी जारी की है। सरकार का कहना है कि राज्य में विषम परिस्थितियों के बावजूद धान खरीदी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बारदानों की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। सरकार का कहना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि मिलने से किसानों का उत्साह बढ़ा है। या हमारी छत्तीसगढ़ के मॉडल को आप अडॉप्ट कर लीजिए। 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, रिकॉर्ड है, और समर्थन मूल्य हमने खरीदा है। तो यही बात तो किसान कर रहे हैं, वो बात मान ले, छत्तीसगढ़ मॉडल को अपना लेना चाहिए भारत सरकार को। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जन घोषणा पत्र के एक भी मुद्दे का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं को बहस की चुनौती भी दी थी। नेता प्रतिपक्ष की चुनौती को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि हमें उनकी चुनौती स्वीकार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता धर्मलाल कौशिक और डॉक्टर रमन सिंह से बहस करने के लिए तैयार है। कांग्रेस का दावा है कि 36 घोषणाओं वाले घोषणा पत्र की 25 वादों को पार्टी पूरा कर चुकी है। किसानों का कर्जा माफ और 2500 में धान खरीदी का वादा तो सीएम भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर ही पूरा कर दिया गया। बीते दिनों घोषणा पत्र क्रियान्वयन को लेकर जो गठित कमेटी थी उसकी बैठक हुई, लेकिन यहीं से इसी मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई। बाकी लोग बता रहे हैं कि 36 में 25 जो हमने घोषणा है पूरा कर दिया, और मंत्री जी बोले कि जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति के कि 13 हमने पूरा किया। और मैं बोल रहा हूं कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक एक में चर्चा हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी हमारा साधारण कार्यकर्ता भी उनसे मुकाबला भी करेगा, उनसे चर्चा भी करेगा, उनसे जो जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे उस मुद्दे पे हमारा कार्यकर्ता जवाब देगा। इधर बिलासपुर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने राम के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री डहरिया ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह की डॉक्टरी खत्म हो गई है और फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि उनकी बातों का जवाब देने का औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रामचंदा और डंडा वाले राम हैं, जबकि हमारे राम दिलों में रहते हैं। कांग्रेस राम के नाम के साथ रामराज लाना चाहती, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर केवल चंदा उगाई में लगी है। गली मोहल्लों में फर्जी रसीद छापकर राम के नाम पर चंदा उगाई चल रही है। बीजेपी को इस अवैध उगाई पर पहले जवाब देना चाहिए। सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के अंतिम छोपर पर पहाड़ों पर बसे गांव बैजनपाट में आज पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की चौपाल लगी। मंत्री यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। आपको बता दें कि बैजनपाट के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लिहाजा कुछ ग्रामीण पलायन करके जंगलों में अस्थायी डेरा बनाकर रह रहे थे। जंगल में अवैध तरीके से रहने के कारण वन विभाग भी उन्हें अपने गांव लौटने की समझाइश दे रहा था। इधर ग्रामीण जिला प्रशासन से गांव में पानी, सड़क और गांव में ही स्कूल की मांग पर अड़े थे। इन सबके बीच पंचायत मंत्री ने भी लोगों को गांव में रहने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि वे जल्द गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। अभी नया जंगल को काटने को करेंगे, तुम लोग रोकेंगे, जंगल वाला नया कब से नहीं होने देंगे। यहाँ है, यहाँ पर व्यवस्था बनाइए, इतना सुंदर बस्ती बना हुआ है। जी बता रहे साहब, हम लोगों को व्यवस्था चाहिए। यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए। सर हमको पानी का व्यवस्था चाहिए, हमारी बंधा एक चाहिए।
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दंतेवाड़ा दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वे हारम हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री पहुंचकर फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। इस कपड़ा फैक्ट्री में तैयार किए गए कपड़ों को डेनेक्स नाम से बाजार में बेचा जाएगा। यहां काम करने वाली महिलाओं से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इसके बाद वे गमावाड़ा स्थित देवगुड़ी का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे, जहां से हाई स्कूल मैदान पहुंचेंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 4:30 बजे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे और यहां माई के दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इसके बाद सीएम मेन रोड स्थित दंतेश्वरी तालाब के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण और अवलोकन करेंगे। इसके बाद 5:30 बजे सीएम क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि आउटडोर स्टेडियम यहाँ चितालंका में बीते 10 दिनों से विभागीय मिलन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। प्रवास के दौरान हमारे यहाँ पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बृहद लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ पे आम सभा भी करेंगे और हमारे यहाँ पे जो डेनेक्स जो नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारी तैयारियाँ जिला प्रशासन ने कराई है उस तरीके से और ये जो है हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने हेल्थ स्टेट नोडल एजेंसी के पूर्व एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू करने से पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता को बुलाया। डॉक्टर गुप्ता ने ईओडब्ल्यू के एएसपी को शिकायत और प्रमाण संबंधी दस्तावेज सौंपे, जिनमें पूर्व एडिशनल सीईओ कटरे के खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट के दस्तावेज भी शामिल है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पूर्व एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे के खिलाफ संविदा नियुक्ति, आर्थिक और प्रशासनिक गड़बड़ी के साथ ही पद के दुरुपयोग संबंधी कई बार शिकायतें हुई हैं। जांच में शिकायतों को सही पाया गया है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। स्टेट नोडल एजेंसी के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र कटरे के खिलाफ ईओडब्ल्यू में कुछ शिकायतें की गई थी पिछले वर्ष। उसकी जांच अभी प्रारंभ हुई है। हमारे पास जो तथ्य थे शासकीय दस्तावेजों में उपलब्ध थे। जांच समिति ने जो निष्कर्ष निकाला था उसके बारे में कुछ दस्तावेज हमने सौंपे हैं ईओडब्ल्यू को। उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में मनाया। सभी जिले और ब्लॉक मुख्यालयों में गांधी जी को याद किया गया। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर गोडसे की विचारधारा पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को सांसद बनाती है जो गोडसे की पूजा करते हैं। पीसीसी चीफ ने बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या वे गोडसे की आलोचना कर सकते हैं, क्या गोडसे मुर्दाबाद कह सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस गोडसे की बात कहकर उन्हें जीवित रख रही थी। कांग्रेस को गांधी के कामों के बारे में उल्लेख करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस ढंग से उन्होंने चाहे प्रज्ञा ठाकुर को वो भोपाल से उम्मीदवारी बनाई और उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि सचमुच में उसमें हिम्मत है, उस विचारधारा का विरोध क्यों नहीं करते। गांधी जी सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जब हम गांधी जी के प्रति प्रेरणा लेते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जो हैं वो गोडसे जी को भी जीवित रखना चाहते हैं। बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 झारखंड और 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं। इसमें वारदात का मास्टरमाइंड एक्स आर्मी मैन है। इसके अलावा 22 से ज्यादा मामलों में आरोपियों की संलिप्तता मिली है। आरोपियों से 2 कट्टा, 5 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक पुलिस ने जब्त की है। बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि
ज्वेलरी शॉप में वारदात के बाद पुलिस ने 8 अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की थी। साथ ही घटना स्थल पर छूटे आरोपियों के बैग से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और इस दौरान 700 संदेहियों से पूछताछ कर हजारों कॉल डिटेल्स और 200 सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले। आपको बता दें कि 25 जनवरी की देर शाम श्री ज्वेलर शॉप संचालक आलोक सोनी पर आरोपियों ने 5 राउंड फायर किए थे, जिनमें से संचालक को 3 गोली लगी थी। बैग वहाँ पे छूटा हुआ था घटना स्थल पे एक आरोपी का। उस बैग के माध्यम से हम लोगों ने जो एक अच्छी क्लू उसके माध्यम से मिली और एक जो पहला आरोपी है दिनेश बांदेकर को फिर हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसके माध्यम से बाकी और लोगों की भी जानकारी मिली। 3 आरोपियों को वहाँ से अरेस्ट किया है। इन लोगों से कुल 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक आरोपी और जो उनका एक साथी था उसकी तलाश अभी जारी है। करकाघाट कैंप में पदस्थ डीआरजी जवान के नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस गोलीबारी में एक ग्रामीण भी घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने ही सिविल अस्पताल पखांजूर में भर्ती कराया है। 40 साल का जवान सुकालू राम दुग्गा करकाघाट कैंप से बिना सूचना के ही 16 किलोमीटर दूर परतापुर के पास सलीहापारा बाजार में मुर्गा लड़ाई देखने पहुंचा था। पहले से ताक में बैठे नक्सलियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी में मुर्गा लड़ाई देख रहा एक ग्रामीण भी घायल हो गया है। ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल पखांजूर ले जाकर भर्ती कराया। सूचना मिलने पर प्रतापपुर थाने में पुलिस बल घटनास्थल पर वहां पहुंचा, मौका मुआयना किया और आगे की जांच में जुट गया है। किरंदुल में लोन वराटू अभियान के तहत 2 इनामी नक्सली समेत 16 नक्सलियों ने किरंदुल थाने में आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सलियों में जन मिलिशिया कमांडर मड़कम हर्रा, DKMS अध्यक्ष हुंगा बारसा शामिल है, जिन पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अभियान के तहत अब तक 77 इनामी नक्सलियों समेत 288 नक्सलियों में से समर्पण किया गया है। समर्पित सभी नक्सलियों को 10-10 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है और इस दौरान CRPF DIG विनय कुमार, किरंदुल SDOP देवांश राठौर मौजूद थे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव सक्रिय नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने के लिए लगातार आह्वान भी कर रहे हैं। आज गांधी जी के आदर्शों को देखते हुए आज 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी माओवादी हैं। ये सभी लोग रोड खोदना, पुलिस संतरी ड्यूटी काम करना, नक्सलियों के लिए खाना बनाना, उसमें इन्वॉल्व थे। आज बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों ने हिंसा के ऊपर अहिंसा की आज जीत हुई है। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में सरगुजा से सगाई समारोह में शामिल होने आई एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने जीप में नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में बगीचा और बतौली थाने की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी आनंद टोप्पो फरार है। बगीचा पुलिस ने सरगुजा के रहने वाले रविकांत एक्का, आनंद टोप्पो, अजीत किस्पोट्टा, संदीप एक्का के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को पीड़िता अपनी दादी की साथ अपने परिवार के कार्यक्रम में सगाई में आई थी, दीदी की सगाई में, जहां कार्यक्रम में घुघरी गांव आई थी। जहां शाम को घर से बाहर निकली तो आरोपी अजीत किस्पोट्टा ने घुमाकर लाने की बात कही और उसे जंगल की ओर ले गए, जहां 4 युवकों ने जीप में वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के मवई नदी में रेत ठेकेदार मनमाने तरीके से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे थे। वहीं ग्रामीण रेत के उत्खनन का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मवई नदी के किनारे प्रसिद्ध सीतामढ़ी स्थित है, जिसे सरकार राम वनगमन पथ के रूप में विकसित कर रही है। राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा के बाद यहां किसी भी प्रकार का उत्खनन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद भी रेत ठेकेदार नदी के पानी को बांधकर पोकलेन मशीनों से लगातार उत्खनन करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन रेत उत्खनन के लिए 5 हेक्टेयर का पट्टा दिए जाने की बात कहकर जांच कराने की बात कर रहा है। साथ ही वन विभाग उत्खनन होने की जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किए जाने की बात कर रहा है। बीच से हटकर और ऊपर चले गए हैं। इसमें SDM साहब आए, तहसीलदार साहब आए, मना करने पर भी उन लोग भी अपना मर्जी में चुप्पी साधे हुए हैं। शासन कोई इसमें ध्यान नहीं देता। JCB से तमाम रेत उत्खनन किया जा रहा है
और इस पर शासन प्रशासन पूरा तरह से मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। इस पर रोक लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तो मवई नदी में जो रेवेन्यू प्लॉट है उसमें अवैध उत्खनन की कार्रवाई ऐसा सुनने में मिल हो रही है, लेकिन वो वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जिला से स्वीकृत है और जितने क्षेत्र में उनको अनुमति है उसके संबंध में तहसीलदार आरआई पटवारी मौके में जाके उनको नाप करके बता चुके हैं। हम जब भी गए हैं तो गाड़ी तो रात में खड़ी मिली है। अगर रात में परिवहन हो रहा है या खनन हो रहा है तो उसमें जांच करवा लें। एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट की नौकरी में भेदभाव से जुड़ी शिकायत पर महिला आयोग ने समिति गठित कर जांच के आदेश दिए। जिला प्रशासन को ये आदेश दिए गए थे, जिसके बाद समिति ने आज ये जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर समिति को स्टील प्लांट प्रभावित 8 गांव में सर्वेक्षण का काम 7 फरवरी तक पूरा करना है। 18 जनवरी की सुनवाई में जिला प्रशासन ने आयोग को दल गठित कर जांच करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने समिति का गठन करके 2010 में स्टील प्लांट के लिए दूसरे चरण में की गई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में भू प्रभावितों को रोजगार देने को लेकर नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। दरअसल एनएमडीसी ने जमीन विस्थापित परिवार मानकर अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा तो दिया, लेकिन नौकरी नहीं दी, जबकि एक समान मामले में बेटों को मुआवजा और नौकरी देने का लाभ दिया गया है। कि एनएमडीसी ने ये तो स्वीकार किया कि वो जो बालिकाएं हैं विस्थापित हैं और डिस्प्लेस्ड फैमिली पर्सन हैं, इसलिए उनको नौकरी दिया जाना तो आवश्यक है और ये बेटियों के हक का मामला था। इसलिए एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर जिला प्रशासन का सहयोग करके अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष सौंपेगी। रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल अब प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने का दबाव नहीं बना सकते। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल ने जिले के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को लेटर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना जांच के लिए ट्रू नॉट और आरटीपीसीआर टेस्ट समान रिजल्ट देते हैं, इसलिए अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिला पर आरटीपीसीआर टेस्ट से ही कोरोना जांच के लिए दबाव ना बनाया जाए। डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा है कि कई अस्पताल ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे बिना कारण प्रसव में देरी हो रही है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। बलिदान दिवस के दिन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे संगठनों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर और सामाजिक संगठनों के समन्वय से बने छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ एवं छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान संगठन के लोगों ने 1 दिन का उपवास रखा और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दिल्ली में किसान नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग की। आंदोलन के दौरान संगठनों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर 2 महीने से जो आंदोलन जारी है, जहां कृषि कानून को वापस लेने की और एमएसपी को कानून हिस्सा देने की, एक तो उसको वापस लिया जाए, एमएसपी को कानूनी हक दिया जाए। देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रही है और उस आंदोलन को हटाने की सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि किसान वापस हो रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए कि गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए यहाँ छत्तीसगढ़ से भी किसान दिल्ली जाएंगे और सीमाओं पर वही शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होंगे। वाटर फिल्टर प्लांट और इंटेक वेल का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से शहर के 30 में से 25 टंकियों में आज शाम पानी सप्लाई नहीं हुआ। इससे रायपुर के भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंती विहार, मोवा, मंडी, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा, सिवनी, देवपुरी में लोगों को पानी की किल्लत होगी। इसमें निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने दावा किया है कि रविवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य होगी।
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में इस बार पानी की किल्लत नहीं होगी, ऐसा दावा रायपुर नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये इंटरक्वेल है रायपुर नगर निगम का, यहाँ से पानी जो है वो घरों में सप्लाई होता है। पीछे यहाँ खारून नदी से यहाँ पानी खींचा जाता है। 6 विशाल बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं और उसके बाद से ये पानी रावण भाटा स्थित फिल्टर प्लांट भेजा जाता है, जहाँ शोधन होने के बाद में ये टंकियों में चढ़ता है। टंकियों के बाद में आपके घरों में सप्लाई होता है। कुल यहाँ पर 6 मोटर है। इन 6 मोटर में लगातार बदलने का काम हो रहा है, इसके पावर बढ़ाने का काम हो रहा है। पहले ये मोटर 275 किलोवाट के हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी क्षमता बढ़ा करके 475 जस्ट डबल की जा रही है। ये शुरुआत में पहले ये 3 मोटर का बदलने का काम प्रक्रिया पहले हो चुकी है। ये चौथा मोटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आज बदला गया है। इसके साथ साथ में जो बाकी जो मोटर है उनके मेंटेनेंस की प्रक्रिया की जा रही है। अब इसे फरवरी तक ये टारगेट दिया गया है कि इन सभी 6 मोटर को बदल दिया जाएगा, जिससे आगामी जो पानी की किल्लत है वो नहीं होने वाली है। रायपुर नगर निगम का दावा कितना सच होगा ये तो गर्मी के समय ही पता चलेगा। फिलहाल रायपुर नगर निगम की तरफ से प्रक्रिया की जा रही है कि किसी तरह से लोगों को समस्या ना हो। आज शाम कई घरों में पानी नहीं आएगा, 23 टंकियों से सप्लाई नहीं होगा, जिसके लिए नगर निगम ने व्यवस्था की है और टैंकरों के माध्यम से पानी उनके घर में पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।